क्या होता है जब एक अफसर अपनी पहचान, अपनी वर्दी, अपनी ताकत सब उतार कर सिर्फ एक आम औरत बनकर एक थाने की सीढ़ियां चढ़ती है? क्या होता है जब उस औरत को, जिसके दस्तखत से जिले बदल जाते हैं, वही सिस्टम थप्पड़ मार देता है सिर्फ इसलिए कि वो रिश्वत नहीं लाई? न वो चीखी, न लड़ी, बस चुपचाप उस थप्पड़ को सह गई। लेकिन उसी चुप्पी में रिकॉर्ड हो गया वो सच जिसने पूरे सिस्टम की नींव हिला दी। ये कहानी सिर्फ एक थप्पड़ की नहीं है। ये कहानी उस कैमरे की है जिसने हर रिश्वत, हर गाली, हर धमकी बिना एक शब्द बोले पूरे देश को सुना दी। ये कहानी उस बच्ची की है जिसे इस सिस्टम ने मार दिया, और उस अफसर की भी जिसने उसकी मौत को सबूत में बदल दिया। और जब सबसे आखिर में वो अफसर कहती है, आज मैं सिर्फ अफसर नहीं हूं, मैं उस बच्ची की आवाज हूं, और आज से तुम्हारा वक्त खत्म, तो सिर्फ अदालतें नहीं, सच भी जाग उठता है। और दोस्तों, आप हमें इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि जब हम आपके कमेंट पढ़ते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है। ऐसा लगता है जैसे ये लड़ाई अब सिर्फ हमारी नहीं, हम सबकी हो गई है। उत्तर प्रदेश के उस छोटे से जिले का नाम लोग बाहर बहुत नहीं जानते थे, लेकिन अंदरूनी गलियों में एक बदनाम नाम सबकी जुबान पर था, थाना बेलवा। यहां रिपोर्ट दर्ज कराना, इंसाफ पाना या न्याय की उम्मीद करना गरीबों के लिए किसी ख्वाब से कम नहीं था। एसडीएम प्रज्ञा मिश्रा, जिन्होंने महज 29 साल की उम्र में प्रशासनिक सेवा में नाम कमाया था, हाल ही में इस जिले में तैनात हुई थीं। पहली नजर में वो साधारण सी दिखती थीं, न ज्यादा तेज, न ज्यादा कठोर, लेकिन उनकी आंखों में जो ठहराव था वो किसी फाइल में छुपे हुए झूठ को भी पहचान सकता था। और शायद यही वजह थी कि जब उनके दफ्तर में पहली बार किसी गांव वाले ने कहा, मैडम, थाना बेलवा में बिना पैसे के रिपोर्ट नहीं होती, तो उन्होंने बाकी अफसरों की तरह यह कहकर बात टाल नहीं दी कि जांच करवाएंगे, बल्कि उन्होंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? रामचरण यादव, मैडम। कब गए थे थाने? परसों, मैडम, अपनी बहू के साथ। किसी ने खेत में जोर जबरदस्ती की, पर दरोगा बोले, पहले 10,000 लाओ, तब रिपोर्ट लिखेंगे। फिर एक और आदमी आया, मैडम, मेरे बेटे को चोरी के इल्जाम में पकड़ लिया जबकि वो घर पर था। मैंने सीसीटीवी दिखाया, लेकिन दरोगा बोले, अगर सीसीटीवी दिखाओगे तो अगली बार हड्डी तोड़ दूंगा। ऐसे केस 2-3 नहीं, लगातार आने लगे। हर शिकायत में एक ही नाम बार बार, दरोगा भानु प्रताप। फाइलों में कुछ खास नहीं दिखता था। दरोगा भानु प्रताप के ऊपर कोई आधिकारिक शिकायत नहीं थी और उसका नाम जिले में कड़क अफसर के तौर पर मशहूर था। लेकिन प्रज्ञा मिश्रा जानती थीं कि जो सच होता है वो कभी कभी कागजों से ज्यादा आंखों में छुपा होता है, और यह भी कि अगर एक ही जगह से बार बार धुआं उठे तो आग जरूर होती है। उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया, ना जिलाधिकारी को, ना एसपी को, ना अपनी टीम को। रात का वक्त चुना। कोई सरकारी गाड़ी नहीं, कोई बॉडीगार्ड नहीं, बस एक पुरानी स्कूटी जिस पर एक महिला आसानी से भीड़ में गुम हो सकती है। पुरानी साड़ी, तेल लगे बाल, थकी हुई आंखें, और सबसे अहम चीज, एक गुप्त कैमरा जो उनकी साड़ी की किनारी में सिलवाया गया था। वो सिर्फ देखने नहीं जा रही थीं, वो रिकॉर्ड करने जा रही थीं। थाना बेलवा, रात 8:20 शाम। थाने का माहौल किसी लोकल शराब के ठेके जैसा लग रहा था। दरवाजे के बाहर कुछ पुलिस वाले हंसी मजाक में व्यस्त थे। अंदर से झगड़े की आवाज आ रही थी। एक गरीब मजदूर औरत लाल साड़ी में रोते हुए कह रही थी, हमारी बेटी के साथ दबंगों ने किया गलत, साहब, रिपोर्ट लिखिए। मुंशी, 45 साल का आदमी, बीड़ी सुलगाते हुए बोला, रिपोर्ट लिखवानी है? पहले 10,000 रुपये दो, वरना निकलो यहां से। प्रज्ञा, जो अब तक थाने के किनारे बैठी भीड़ का हिस्सा बनकर सब देख रही थीं, धीरे धीरे अंदर बढ़ीं। भैया, एक रिपोर्ट लिखवानी थी। मुंशी ने बिना देखे कहा, क्या रिपोर्ट? बहन को परेशान कर रहे हैं, कुछ लड़के पीछे पड़ गए हैं। मुंशी ने सिर उठाया, ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोला, 50 रुपए लाई है, बिना पैसे के रिपोर्ट नहीं होती। लेकिन सरकार तो आपको तनख्वाह देती है। प्रज्ञा ने मासूमियत से कहा। इतना सुनना था कि भीतर से दरोगा भानु प्रताप बाहर निकला। तगड़ा शरीर, बड़ी बड़ी मूंछें और आंखों में शराब और सत्ता का नशा।
बिना कुछ पूछे उसने सीधा तमाचा जड़ दिया। बहुत आई सरकार समझाने वाली, निकल यहां से, नहीं तो लॉकअप में डाल दूंगा। थप्पड़ जोर का था। प्रज्ञा का चेहरा थोड़ा एक तरफ झुक गया। भीड़ में हलचल हुई। कोई कुछ बोला नहीं। उस गरीब मजदूर ने चुपचाप अपनी बीवी का हाथ पकड़ा और बाहर की ओर निकल गया। प्रज्ञा चुप थीं। कोई गुस्सा नहीं, कोई चीख नहीं, सिर्फ आंखें। उन्होंने वहां से बिना कुछ कहे धीरे से बाहर का रास्ता पकड़ा, लेकिन हर एक शब्द, हर एक हरकत गुप्त कैमरे में कैद हो चुका था। रात 10:35। निवास स्थान प्रज्ञा मिश्रा ने अपने कमरे की लाइट बंद कर दी, लैपटॉप ऑन किया, कैमरे का फुटेज ट्रांसफर किया। हर पल साफ रिकॉर्ड हुआ था। क्या है बे, 50 रुपए लाई है या नहीं? बहुत आई सरकार समझाने वाली, निकल यहां से नहीं तो लॉकअप में डाल दूंगा। थप्पड़ की गूंज भी कैमरे ने दर्ज की थी, लेकिन प्रज्ञा उस वीडियो को देखकर रोई नहीं। उन्हें गुस्सा भी नहीं आया। बस उन्होंने एक डायरी निकाली और एक लाइन लिखी, कल से शुरुआत होगी। अगली सुबह शहर की सड़कों पर शोर नहीं था, लेकिन एक तूफान आने वाला था। थाने का वही हाल, चाय, बीड़ी, रिश्वत और धमकियां। लेकिन फिर लाल बत्ती वाली एक गाड़ी थाने के सामने रुकी। 2 महिला कांस्टेबल उतरीं, फिर उतरीं पूरी यूनिफॉर्म में, एसडीएम प्रज्ञा मिश्रा। दरोगा की चाय गिर गई, मुंशी का मुंह सूख गया, हर सिपाही हिल गया। और यहीं खत्म नहीं हुआ। सुबह के लगभग 9:45 होंगे। थाना बेलवा अपने पुराने ढर्रे पर चल रहा था। बाहर वही चाय वाला, वही खड़खड़ाते कप, वही बीड़ी की गंध और वही सुस्त सी चहलकदमी। दरोगा भानु प्रताप अपने आरामदेह कुर्सी पर पसर कर अखबार पढ़ रहा था, जैसे दुनिया का सबसे निश्चिंत आदमी वहीं हो। मुंशी बड़े इत्मीनान से पन्ने पलट रहा था और उन पर झूठी तारीखें, मनगढ़ंत शिकायतें भर रहा था। थाने के भीतर 2 लोग पहले से इंतजार कर रहे थे। एक बूढ़ा किसान जो अपनी जमीन पर हो रहे अवैध कब्जे की शिकायत लेकर आया था, और एक महिला जिसकी बेटी रात से गायब थी, पर किसी की सुनवाई नहीं हो रही थी। उनकी उम्मीदें हर बार की तरह इस बार भी लकड़ी की मेज से टकराकर वहीं गिर पड़ी थीं। दरोगा ने जब चाय की प्याली उठाई, तभी एक अजीब सी सायरन की आवाज गूंजी। थाने के बाहर एक लाल बत्ती वाली गाड़ी आकर रुकी। 2 महिला कांस्टेबल उतरीं, सफेद वर्दी में, कंधे पर स्टार और आंखों में एक ऐसी आग जो देखने वाले की धड़कनें धीमी कर दे। उनके पीछे उतरीं एसडीएम प्रज्ञा मिश्रा, वर्दी में, पूरी गरिमा के साथ, कदमों में एक स्थिरता और चेहरे पर वही शांति जो तूफानों के पहले हुआ करती है। दरोगा की चाय की प्याली वहीं हाथ से छूट गई। मुंशी का मुंह सूख गया और बाकी सिपाही ऐसे खड़े हो गए जैसे धरती के नीचे से किसी ने करंट छोड़ दिया हो। प्रज्ञा ने बिना समय गंवाए आदेश दिया, वो कमरा खाली करो जहां कल रात मुझे थप्पड़ मारा गया था। आज वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आदेश में कोई चीख नहीं थी, लेकिन ऐसा वजन था कि दीवारें भी कांप गईं। थाने में खलबली मच गई। कुछ ही देर में मीडिया चैनलों की गाड़ियां थाने के सामने जुट गईं। कैमरे, माइक, रिपोर्टर, भीड़ और खुसुर-पुसुर। प्रज्ञा मंच पर खड़ी थीं, सामने एक बड़ी स्क्रीन थी और उनके हाथ में एक पेन ड्राइव। उन्होंने शांत आवाज में कहा, इस पेन ड्राइव में कल रात की पूरी रिकॉर्डिंग है, कृपया ध्यान से देखिए। स्क्रीन पर वीडियो चला। पहली ही फ्रेम में वही थाने का कमरा, वही भानु प्रताप की आवाज, वही गरीब मजदूर और वही थप्पड़। कैमरा साफ था, स्थिर था, जैसे जानता हो कि ये फुटेज इतिहास लिखेगा। क्या है बे, 50 रुपए लाई है या नहीं? बहुत आई सरकार समझाने वाली, निकल यहां से नहीं तो लॉकअप में डाल दूंगा। और फिर थप्पड़ की वो आवाज जो सिर्फ एक महिला के गाल पर नहीं पड़ी थी, बल्कि पूरे सिस्टम के मुंह पर तमाचा थी। मीडिया चुप, जनता चुप। कुछ रिपोर्टर अपनी आंखें झुका चुके थे, कुछ पत्रकार अपने फोन पर रिकॉर्डिंग चालू कर चुके थे, और प्रज्ञा ने वहीं खड़े खड़े कहा, मैंने ये वीडियो इसलिए रिकॉर्ड नहीं किया कि मुझे इंसाफ चाहिए था। मैंने ये वीडियो इसलिए रिकॉर्ड किया ताकि उन सबको इंसाफ मिल सके जिनकी आवाज इस थाने की दीवारों में दम तोड़ देती थी। उस एक लाइन के बाद फैसले में वक्त नहीं लगा। भानु प्रताप को उसी समय सस्पेंड किया गया। मुंशी को तुरंत बर्खास्त कर दिया गया। 2 और सिपाही जिनकी आवाज वीडियो में सुनी गई थी, उन्हें लाइन हाजिर किया गया।
लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं थी। प्रज्ञा ने उस दिन अपनी गाड़ी से एक और फाइल निकाली। 2 सालों की 27 ऐसी शिकायतें जो दर्ज ही नहीं की गई थीं। किसी की बेटी गायब हुई, किसी का खेत कब्जाया गया, किसी को फर्जी केस में फंसाया गया। सबका मुंह बंद, सबकी रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में। प्रज्ञा ने मीडिया के सामने ऐलान किया, अब हर थाना कैमरे की नजर में होगा। मैं हर जिले का औचक निरीक्षण करूंगी और अगली बार कैमरा साड़ी में नहीं, मेरी बेल्ट पर होगा और सबके सामने होगा। इस ऐलान के साथ ही पूरे जिले में खलबली मच गई। चंद घंटे बाद ही डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने प्रज्ञा को बुलाया। वो खुद हैरान थे। बोले, आपने सिस्टम को आईना दिखाया है, लेकिन अब आपकी सुरक्षा जरूरी है। आप खतरे में हैं। प्रज्ञा मुस्कुराईं, लेकिन उनकी मुस्कुराहट में कोई घबराहट नहीं थी। उन्होंने कहा, अगर डर के कारण अफसर चुप रहे तो फिर वर्दी पहनने का क्या मतलब? मैं डरी नहीं हूं, मैं तैयार हूं। शाम होते होते खबर लखनऊ तक पहुंची। मुख्यमंत्री कार्यालय से बयान जारी हुआ, एसडीएम प्रज्ञा मिश्रा का साहस प्रशंसनीय है। भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार उनके साथ है। और सोशल मीडिया पर #JusticeByPragya ट्रेंड करने लगा। लोग वीडियो शेयर कर रहे थे, पोस्टर बनाकर लड़कियों को दिखा रहे थे, देखो बेटा, यही होती है अफसर। रात को जब प्रज्ञा अपने निवास स्थान पर लौटीं, तो उन्होंने अपना वही कैमरा देखा जो कल रात साड़ी की किनारी में छिपा था। उसे हाथ में उठाकर कुछ देर देखा, फिर अपनी डायरी खोली और लिखा, आज एक थप्पड़ का जवाब देश ने दिया। अब अगला सवाल है, कितने और थप्पड़ बाकी हैं? उन्हें नहीं पता था कि अगली सुबह एक गुमनाम लिफाफा उनकी टेबल पर रखा मिलेगा और उसमें छुपी होगी एक फटी हुई फाइल की सड़ी हुई कहानी, जिसकी बदबू से एक बार फिर उनकी आत्मा कांप जाएगी। दूसरे दिन सुबह का वक्त था। एसडीएम कार्यालय में हलचल थी। सचिवों के पांव तेजी से चल रहे थे, फोन लगातार बज रहे थे और प्रेस वालों के कॉल भी अब डेली रूटीन बन चुके थे। लेकिन इन सब के बीच प्रज्ञा मिश्रा अपनी टेबल पर बैठी थीं, बिल्कुल शांत। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कुछ भी सामान्य नहीं रहा था। चुप्पी अब सिर्फ शांति की नहीं, लड़ाई से पहले का ठहराव भी थी। तभी एक चपरासी आया। उसके हाथ में एक पुराना पीला पड़ा हुआ लिफाफा था। उसने बिना कुछ कहे वो लिफाफा मेज पर रखा और चला गया। प्रज्ञा ने देखा, उस पर कोई नाम नहीं, कोई पता नहीं, सिर्फ एक लाइन लिखी थी, मैडम, भानु प्रताप सिर्फ रिश्वतखोर नहीं, वो दरिंदा है। केस नंबर 188/2015 देखिए। एक सिहरन उनके शरीर में दौड़ गई। उन्होंने तुरंत अपनी स्टाफ से केस फाइल मंगवाई। कुछ ही देर में फाइल उनकी मेज पर थी, मोटे कागजों से बंधी हुई, धूल से ढकी हुई, जैसे किसी ने उसे जानबूझकर भूल जाना चाहा हो। उन्होंने पहला पन्ना खोला। केस का नाम था काव्या मिश्रा बनाम अज्ञात अभियुक्त। लड़की की उम्र 14 साल। इलाका शाहपुर। केस दर्ज हुआ था रेप के आरोप में, लेकिन अगले ही महीने क्लोजर रिपोर्ट लगाई गई। पीड़िता की आत्महत्या, पर्याप्त साक्ष्य नहीं, केस बंद। चार्जशीट नहीं, मेडिकल रिपोर्ट नहीं, कोई अभियुक्त नहीं, बस एक अफसर का नाम था, जांच अधिकारी दरोगा भानु प्रताप। प्रज्ञा कुछ देर तक उस नाम को घूरती रहीं, जैसे कोई पुराना जख्म आंखों के सामने फिर से खुल गया हो। फाइल के साथ एक फोटो लगी थी, एक लड़की की ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर, जिसमें वो स्कूल यूनिफॉर्म में खड़ी थी, पर उसकी आंखों में अजीब सी उदासी थी, जैसे कैमरे से नहीं, किसी अदृश्य साए से डर रही हो। प्रज्ञा ने फाइल बंद की, चेयर से उठीं और बोलीं, गाड़ी निकालो, हमें शाहपुर चलना है। उनका स्टाफ थोड़ा घबराया, बोला, मैडम, मीडिया अभी भी बाहर है। लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। शाहपुर गांव शहर से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर था। रास्ते में धूल उड़ती रही, ट्रैक्टर आते जाते रहे और गांव की गलियां किसी भूली हुई कहानी की तरह लगती थीं। जब गाड़ी रुकी, तब सामने एक टूटा फूटा घर दिखा, मिट्टी की दीवारें, खपरेल की छत और दरवाजे पर बैठी एक अधेड़ उम्र की औरत, जिसकी आंखें अंदर तक सूनी थीं। प्रज्ञा धीरे धीरे उसके पास गईं। वो महिला कुछ नहीं बोली, बस एकटक उन्हें देखती रही। प्रज्ञा ने धीरे से पूछा, आप काव्या की मां हैं? उसने सिर हिलाया, फिर उसकी आंखों से पानी गिरने लगा। कुछ मिनटों की चुप्पी के बाद प्रज्ञा ने फाइल खोली और कहा, मैं इस केस की दोबारा जांच करवाना चाहती हूं।
मुझे सच जानना है। क्या आप बताना चाहेंगी कि उस दिन क्या हुआ था? महिला ने कांपती हुई आवाज में कहना शुरू किया। मैडम, मेरी बेटी स्कूल से लौटी तो बहुत डरी हुई थी। बस यही कहा कि दरोगा भानु प्रताप ने पूछताछ के बहाने बुलाया था, और कुछ किया। मैं उसे लेकर थाने गई, लेकिन उन्होंने उल्टा धमकाया। बोले, अगर मुंह खोला तो दोनों को जेल में सड़ा दूंगा। बेटी को अंदर ले गए थे कुछ देर, और जब लौटी तो टूट चुकी थी। प्रज्ञा की रूह कांप गई। महिला ने रोते हुए कहा, उस रात मेरी बेटी ने कुछ नहीं खाया। सुबह जब उठी तो देखा उसने कीटनाशक पी लिया था। हम उसे अस्पताल ले गए, लेकिन बच नहीं सकी। पुलिस ने कहा, आत्महत्या है, कोई केस नहीं बनता। प्रज्ञा के हाथ सिहर उठे। उन्होंने पूछा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट? महिला ने सिर हिलाया। नहीं मिली, कोई कागज नहीं दिया गया। बस कहा, सब नॉर्मल था। वापसी में गाड़ी में बैठकर प्रज्ञा की आंखें नम थीं। उनके सामने सिर्फ एक तस्वीर बार बार आ रही थी, काव्या की। वो स्कूल ड्रेस में मासूम लड़की, जिसके साथ सिस्टम ने ऐसा खेल खेला था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। दूसरे ही दिन प्रज्ञा ने अपने स्तर से जांच शुरू करवाई। सबसे पहले उन्होंने उस समय के मेडिकल बोर्ड से संपर्क किया, लेकिन कोई रिपोर्ट नहीं मिली। अस्पताल के रिकॉर्ड में भी उस दिन का कोई एंट्री नहीं थी। सब कुछ मिटाया जा चुका था, बहुत योजनाबद्ध तरीके से। अब प्रज्ञा ने काव्या के केस से जुड़े सभी कॉल डिटेल्स निकलवाने के आदेश दिए, और यहीं से असली परतें खुलनी शुरू हुईं। फोन रिकॉर्ड से पता चला कि उस समय भानु प्रताप की 11 कॉल्स एक ही नंबर से हुई थीं, और वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि तत्कालीन विधायक अरविंद ठाकुर का था। कॉल डिटेल रिपोर्ट में उस रात भी एक लंबी कॉल दर्ज थी, करीब 17 मिनट की, और ये वही रात थी जब काव्या ने आत्महत्या की थी। कॉल रिकॉर्ड में विधायक ने फोन किया था, और कुछ ही देर बाद भानु प्रताप ने थाने से केस को घटना नहीं घटी कहकर क्लोज कर दिया। प्रज्ञा को अब यकीन हो चुका था कि मामला सिर्फ एक भ्रष्ट दरोगा का नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की मिलीभगत का है। उन्होंने सारी रिपोर्ट इकट्ठा की, कॉल रिकॉर्ड्स, फाइल की असंगतियां, अस्पताल के मिसिंग डेटा और काव्या की मां का वीडियो बयान, और इन सब को जोड़कर एक रिपोर्ट राज्य सरकार को भेज दी। साथ ही मीडिया में भी लीक कर दी। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। ट्विटर पर जस्टिस फॉर काव्या ट्रेंड करने लगा। स्कूलों की बच्चियों ने काव्या की तस्वीर लेकर मार्च निकाला। टीवी चैनलों पर बहस शुरू हो गई। लोगों ने पूछा, एक बच्ची की मौत का हिसाब कौन देगा? विधायक अरविंद ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और कहा, मुझे फंसाया जा रहा है। चुनाव पास है, इसलिए मेरी छवि खराब की जा रही है। लेकिन अब जनता वो जनता नहीं थी जो पहले चुप रहती थी। एक तरफ गांव की दीवारों पर काव्या को न्याय दो के पोस्टर लगने लगे थे, दूसरी तरफ सत्ता के गलियारों में हलचल मच चुकी थी। सरकार के कुछ गुट प्रज्ञा को हटाने की योजना बना रहे थे, तो कुछ उनका प्रमोशन चाह रहे थे। लेकिन प्रज्ञा को इन सबसे फर्क नहीं पड़ रहा था। उनके पास अब सिर्फ एक ही उद्देश्य था, उस बच्ची को वो इंसाफ दिलाना जो मरने के बाद भी गूंगा बना दिया गया था। रात को जब सब सो चुके थे, प्रज्ञा अपने कमरे में अकेली बैठी थीं। सामने वही फाइल खुली थी और हाथ में काव्या की स्कूल यूनिफॉर्म में खड़ी तस्वीर। उन्होंने एक मोमबत्ती जलाई और तस्वीर के सामने रख दी। फिर डायरी में लिखा, आज काव्या मरी नहीं, वो जागी है, और अब जब तक वो बोल नहीं लेती, मैं चुप नहीं बैठूंगी। जांच आगे बढ़ चुकी थी। हर दिन नए खुलासे हो रहे थे। केस नंबर 188/2015 अब अखबारों की हेडलाइन बन चुका था। पहले जहां प्रज्ञा मिश्रा को सिर्फ बेलवा थाने के कुछ भ्रष्ट अफसरों से निपटना था, अब सामने राज्य के सबसे ताकतवर विधायक में से एक अरविंद ठाकुर खड़ा था। वह वही नाम था जो चुनावों के समय मुस्कुराते हुए गांव की गलियों में चलता था, मंदिरों में दान करता था और मंच से कहता था, बेटियां हमारी जिम्मेदारी हैं। लेकिन काव्या की फाइल में दर्ज कॉल रिकॉर्ड ने उसकी असलियत खोल दी थी। प्रज्ञा ने पूरी कॉल डिटेल्स को 3 हिस्सों में बांटा। पहला, वो कॉल्स जो विधायक और दरोगा भानु प्रताप के बीच नियमित होते थे, चाहे कोई केस हो या ना हो। दूसरा, वो कॉल्स जो हर संवेदनशील मामले के पहले और बाद में हुए थे। और तीसरा, वो कॉल जो उस रात हुआ जब काव्या ने जान दी थी। आंकड़े चौंकाने वाले थे।
पिछले 5 सालों में कुल 279 बार विधायक और दरोगा के बीच बात हुई थी और 14 ऐसे केस थे जिनमें पीड़ित महिला थीं। आरोप गंभीर थे, पर रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई थी। इन सभी मामलों की फाइलें जब एक जगह इकट्ठा की गईं, तो उनका वजन उस सरकारी टेबल से ज्यादा था जिस पर सिस्टम आराम करता है। लेकिन अब वो आराम टूटने वाला था। प्रज्ञा ने एक विशेष रिपोर्ट तैयार की, 76 पेज की, हर तथ्य के साथ, हर कॉल का विवरण, हर गवाह का बयान और उन लड़कियों की सूचियां जिनके नाम कभी पुलिस रजिस्टर में नहीं चढ़े। इस रिपोर्ट को उन्होंने राज्य के गृह विभाग को भेजा और साथ ही सीधा मुख्यमंत्री कार्यालय को भी। लेकिन कुछ फाइलें ऐसी होती हैं जो फाइलें नहीं होती, वो तख्त हिलाने की दस्तावेज होती हैं। इस रिपोर्ट के जाते ही लखनऊ में खलबली मच गई। मुख्यमंत्री को तो मजबूरी में बयान देना पड़ा। अगर विधायक दोषी पाया गया तो कोई बचा नहीं सकता, लेकिन असली हलचल तो विधायक के घर पर थी। वो अब तक शांत था, मीडिया में सफाई देता था, लेकिन अब जब फॉरेंसिक जांच में मोबाइल डेटा रिकवर हुआ, तब वो घबरा गया। वो मोबाइल जो अरविंद ठाकुर ने फॉर्मेट करवाया था, उसे जब स्पेशल टीम ने दोबारा एक्सेस किया, तो उसमें से एक 57 सेकंड का वीडियो मिला। धुंधली क्वालिटी, लेकिन आवाजें साफ थीं। उसमें विधायक कहता है, लड़की बहुत बोल रही है, केस बंद करो। और भानु प्रताप की आवाज आती है, रिपोर्ट उल्टी बना दी है साहब, अब बस साइन बाकी है। इस वीडियो ने वो कर दिखाया जो अब तक की सारी रिपोर्टें नहीं कर सकी थीं। अब न कोई कह सकता था कि ये झूठ है, न कोई बच निकल सकता था। वीडियो वायरल हुआ। टीवी चैनलों ने हर न्यूज ब्रेक पर वही चलाया। सोशल मीडिया पर अरेस्ट आरवाइंड ट्रेंड करने लगा। प्रेस वाले विधायक के घर के बाहर खड़े हो गए, लेकिन अंदर विधायक अपने वकीलों के साथ बैठा हुआ था, डरा हुआ, पसीने से भीगा हुआ और एक ही लाइन दोहराता, मुझे फंसाया जा रहा है। रात को वह भागने की फिराक में था। उसने लखनऊ एयरपोर्ट से एक रात की फ्लाइट बुक की। काले कपड़े, मास्क, टोपी और जैकेट पहनकर वह एयरपोर्ट की ओर बढ़ा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि एटीएस पहले ही अलर्ट हो चुकी थी। रात के ठीक 3:15 पर जब वह बोर्डिंग गेट की ओर जा रहा था, तभी 2 सादी वर्दी में अफसरों ने उसे रोक लिया। पहचान पक्की हुई और कुछ ही सेकंडों में हथकड़ियां उसके हाथों में थीं। वो गिर पड़ा, चिल्लाया, मुझे फंसाया जा रहा है, ये साजिश है। लेकिन इस बार न कोई माइक आगे बढ़ा, न कोई कैमरा झुका। सबने बस एक सवाल दोहराया, काव्या के लिए अब क्या जवाब है आपके पास? जब प्रज्ञा मिश्रा को इस गिरफ्तारी की खबर मिली, तो उन्होंने न मुस्कुराहट दिखाई, न जश्न मनाया। वो बस ऑफिस के एक कोने में बैठीं और कुछ मिनटों तक दीवार की ओर देखती रहीं। फिर एक सफेद पन्ना उठाया और सिर्फ एक वाक्य लिखा, अब बच्ची की रूह को थोड़ा चैन मिलेगा। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं थी। विधायक के पीछे और भी लोग थे, जो प्रेस में भले जनसेवक बनकर खड़े थे, लेकिन पर्दे के पीछे काले धंधे का पूरा साम्राज्य चला रहे थे। जांच आगे बढ़ी तो एक एक करके नाम सामने आने लगे। एसएचओ, सीओ, कुछ पंचायती नेता और 2 डीएसपी। सबका रिश्ता इस केस से था। प्रत्यक्ष नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उस सिस्टम का हिस्सा, जिसने काव्या जैसे न जाने कितने बच्चों को जीते जी मार डाला। प्रज्ञा ने तय कर लिया कि अब कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने एक विशेष दल बनाया, स्वतंत्र जांच इकाई, जिसमें केवल वही अफसर रखे गए जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बेदाग था। जांच फिर से शुरू हुई। हर जिले से फाइलें निकाली गईं, जिनमें बच्चों, महिलाओं, आदिवासियों या गरीबों की अनसुनी चीखें दर्ज थीं। लेकिन इस बार आवाजें दीवारों में गुम नहीं हुईं। वो रिकॉर्ड हुईं, लिखी गईं और कोर्ट तक पहुंचाई गईं। और हर बार जब कोई कोर्ट में चुप बैठा दरोगा देखता, तो सामने एक लड़की की तस्वीर टंगी होती, काव्या की, और एक अफसर की रिपोर्ट रखी होती, प्रज्ञा की। जब एक रिपोर्टर ने प्रज्ञा से पूछा, क्या आप समझती हैं कि एक रिपोर्ट, एक वीडियो और एक गिरफ्तारी से पूरा सिस्टम बदलेगा? प्रज्ञा ने सिर्फ इतना कहा, एक इमारत गिराने के लिए सारे पत्थर नहीं हटाने पड़ते, बस पहली ईंट हिला दो, दीवार खुद कांपती है। सूबे की फिजा अब बदल चुकी थी। पहले जहां अफसरों का नाम चुपचाप लिया जाता था, अब प्रज्ञा मिश्रा के नाम की चर्चा
घर घर में हो रही थी। सोशल मीडिया पर उनका चेहरा हर उस लड़की के पोस्टर पर दिखता था जिसने कभी पुलिस स्टेशन में घुटन महसूस की थी। लेकिन असली हलचल अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि उस मोबाइल से निकली 57 सेकंड की वीडियो क्लिप ने जो किया वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकती थी, कोई रिपोर्ट नहीं दिखा सकती थी और कोई नारा नहीं कह सकता था। वीडियो की शुरुआत बहुत धीमी थी, कैमरा थोड़ा सा झुका हुआ, धुंधला सा फुटेज। लेकिन जैसे ही आवाजें सुनाई देती हैं, सन्नाटा टूटने लगता है। अरविंद ठाकुर की आवाज थी। लड़की बहुत बोल रही है, केस बंद करो। भानु प्रताप जवाब देता है, रिपोर्ट उल्टी बना दी है साहब, बस एक साइन बाकी है। उन शब्दों में न कोई पछतावा था न घबराहट, जैसे दोनों यह समझते थे कि सिस्टम उनका है और इसमें सच एक उपयोगी चीज नहीं बल्कि एक रुकावट है। जब यह वीडियो कोर्ट में पेश किया गया तो जज की मेज पर कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। न्यायालय की दीवारों ने भी वो सच्चाई सुनी जो अक्सर वहां गवाही के रूप में नहीं पहुंचती। सरकारी वकील ने बिना किसी अतिरिक्त वक्तव्य के बस वीडियो को एक बार चलाया और कहा, यह 57 सेकंड की क्लिप किसी भी गवाही से बड़ी है। जज ने सिर हिलाया और गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। लेकिन वीडियो लीक हो चुका था और जनता ने अपना फैसला वीडियो से पहले ही सुना दिया था। पूरे प्रदेश में लोग कह रहे थे, अब बस एक ही बात चाहिए, गिरफ्तारी। दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, हर जगह छात्राओं ने काव्या की तस्वीरें लेकर मार्च निकाले। किसी ने उसके नाम की कविता लिखी, किसी ने दीवारों पर उसकी पेंटिंग बनाई। स्कूलों में लड़कियों ने लिखा, हम काव्या हैं, और उनके सामने जो नाम था वो था प्रज्ञा मिश्रा। लेकिन दूसरी तरफ सत्ता में खलबली मच चुकी थी। विधायक अरविंद ठाकुर गिरफ्तारी के डर से लगातार ठिकाने बदल रहा था। सबसे पहले उसने लखनऊ के एक फार्म हाउस में शरण ली, फिर समझा कि वहां भी मीडिया पहुंच सकती है तो वह बनारस के पास अपने रिश्तेदार के घर चला गया। हर बार वो एक नया चश्मा, नया टोपी, नया जैकेट पहनता। उसकी आंखों में जो डर था वो उस आदमी की तरह नहीं लगता था जो अब तक मंचों से न्याय की बातें करता था। वो अब एक अपराधी था और खुद भी जानता था कि देश का भरोसा उससे टूट चुका है। एक रात गुप्त सूचना के आधार पर एटीएस की टीम को खबर मिली कि विधायक एयरपोर्ट पर भागने की कोशिश कर रहा है। समय रात 3:15। जगह लखनऊ एयरपोर्ट। स्थिति, एक व्यक्ति नीले जैकेट, मास्क और टोपी में बोर्डिंग एरिया में घुस चुका था। 2 अफसर सिविल ड्रेस में घुसे। उन्होंने पहचान की पुष्टि की और अगले ही क्षण हथकड़ियां उस आदमी की कलाई पर कस दी गईं। कैमरे पर जब विधायक गिरा और चिल्लाया, मुझे फंसाया गया है, तब कोई रिपोर्टर आगे नहीं बढ़ा, कोई माइक उसकी ओर नहीं गया, कोई आवाज उसे समझाने नहीं आई। अब जनता कैमरे के पीछे नहीं, कैमरे के सामने न्याय मांग रही थी। प्रज्ञा मिश्रा को जैसे ही गिरफ्तारी की खबर मिली, उन्होंने सिर्फ एक वाक्य बोला, अब शिकार नहीं, शिकारी रोता है। गिरफ्तारी के बाद विधायक को कोर्ट में पेश किया गया। वहां भी उसका चेहरा ढंका हुआ था, लेकिन चेहरे का ढकना अब बचाव नहीं, शर्म की निशानी बन चुका था। मीडिया के कैमरे अब सीधे उसके चेहरे पर थे। वो चेहरा जो कभी पोस्टर पर वोट मांगता था, अब गुनाह की मिसाल बन गया था। अदालत में जब जज ने पूछा, आपने उस रात फोन क्यों किया था, तो विधायक ने कहा, मुझे कुछ याद नहीं। लेकिन वीडियो उसकी आवाज से जवाब दे चुका था। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक और मोर्चा खुल चुका था, जनता का मोर्चा। काव्या के गांव में हर घर पर एक पोस्टर टंगा था, अब हमारी बेटियां चुप नहीं रहेंगी। स्थानीय स्कूलों में बच्चियों ने भाषण लिखे और उनमें सबसे ज्यादा 2 शब्द दोहराए गए, काव्या और प्रज्ञा। पंचायत भवन में महिलाओं की बैठक हुई, जिसमें पहली बार किसी अधिकारी को बुलाया गया और सम्मानित किया गया। वो थीं एसडीएम प्रज्ञा मिश्रा। उन्होंने जब मंच पर जाकर माइक संभाला तो एक पल को चुप रहीं और फिर कहा, अगर उस 57 सेकंड की वीडियो में आवाज न होती तो शायद एक और सदी तक काव्या जैसी बच्चियां अनसुनी रह जातीं। इस केस के बाद देश भर के पुलिस स्टेशनों में हलचल शुरू हो गई। गृह मंत्रालय ने एक विशेष दिशा निर्देश जारी किया, हर महिला केस की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य होगी
हर एफआईआर की कॉपी पीड़िता को देनी होगी। हर केस की जांच में महिला अफसर की निगरानी जरूरी होगी। और इन सभी नियमों का नाम रखा गया काव्या गाइडलाइंस। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव लोगों के सोच में आया था। अब कोई महिला पुलिस स्टेशन जाते वक्त अकेली नहीं होती। उसके साथ खड़ा होता है भरोसा और एक नाम, प्रज्ञा मिश्रा। वो नाम अब एक अफसर का नहीं था। वो संघर्ष, चुप्पी और प्रतिशोध का प्रतीक बन चुका था। जब किसी छोटे कस्बे की लड़की कहती, मैं पुलिस अफसर बनना चाहती हूं, तो उसके मां बाप कहते, बन, लेकिन प्रज्ञा जैसी बन। और यही वो बदलाव था जिसकी कल्पना में भी किसी ने ये नहीं सोचा था कि शुरुआत एक थप्पड़ से होगी और पहुंच एक क्रांति तक। लोग जब अखबारों में नाम पढ़ते हैं तो अक्सर भूल जाते हैं कि उस नाम के पीछे भी कोई धड़कता दिल होता है, कोई गुजरती रात, कोई टूटी हुई उम्मीद होती है। लेकिन जब नाम खुद उम्मीद बन जाए तो लोग सिर्फ खबर नहीं पढ़ते, वो उसे जीते हैं। प्रज्ञा मिश्रा का नाम अब अफसरों की सूची में नहीं, बच्चों की कॉपियों में दर्ज होने लगा था। स्कूलों की दीवारों पर उसकी तस्वीरों के नीचे लिखा जाने लगा था, हम भी एक दिन प्रज्ञा मैम बनेंगे। विधायक अरविंद ठाकुर की गिरफ्तारी ने सिर्फ एक चेहरा बेनकाब नहीं किया, बल्कि एक पूरी परंपरा को उजागर किया। वो परंपरा जिसमें नेता, अफसर और वर्दीधारी लोगों का गठजोड़ गरीब की चीख को कागज पर दर्ज ही नहीं होने देता था। लेकिन अब वक्त बदल चुका था। प्रज्ञा ने मुख्यमंत्री को एक प्रस्ताव भेजा, यदि आप वाकई इस लड़ाई में साथ हैं तो मुझे पूरे राज्य में निरीक्षण की छूट दी जाए। मैं एक विशेष टास्क फोर्स बनाना चाहती हूं जो सिर्फ इस बात की निगरानी करे कि पुलिस थानों में गरीबों, महिलाओं और बच्चों की सुनवाई हो रही है या नहीं। मुख्यमंत्री इस बार मना नहीं कर सके। राज्य की जनता उनके हर बयान को संदेह की नजर से देख रही थी, और जहां नेता की छवि वोट से जुड़ी हो, वहां नायक को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 3 दिन के भीतर मुख्यमंत्री कार्यालय से एक विशेष अधिसूचना जारी हुई। राज्य में पुलिस सुधार और नागरिक अधिकार की रक्षा हेतु एक स्वतंत्र इकाई बनाई जाएगी। नाम होगा एसआईटीजे, स्पेशल इंस्पेक्शन टास्क फोर्स फॉर जस्टिस। इस इकाई की प्रमुख होंगी एसडीएम प्रज्ञा मिश्रा। जब इस इकाई की घोषणा हुई तो लोगों ने इसे अफसरशाही का एक और ढोंग समझा। लेकिन प्रज्ञा जानती थीं कि बदलाव सिर्फ प्रेस नोट से नहीं आता, वो आता है जूतों के तले की धूल से। इकाई के गठन के पहले ही महीने में 94 थानों का निरीक्षण हुआ। हर थाने में प्रज्ञा खुद पहुंची, बिना सूचना के, बिना सुरक्षा के। एक बार सुबह 4 बजे एक दूर दराज के थाने में पहुंच गईं तो सिपाही ने दरवाजा ही नहीं खोला। दरवाजा टूटा तो अंदर शराब की बदबू थी, 2 बंद फाइलों में खून के धब्बे थे, और रिपोर्ट के मुताबिक मामला बंद, झगड़ा पारिवारिक था। 1 महीने के भीतर 27 इंस्पेक्टर सस्पेंड हुए, 13 दरोगा जेल भेजे गए, 112 पुलिसकर्मियों को पुनः प्रशिक्षण केंद्र भेजा गया। लेकिन इससे भी ज्यादा खास बात यह थी कि पहली बार प्रदेश के नागरिकों ने कानून को अपनी ओर चलते देखा। प्रज्ञा जब किसी थाने में जातीं तो लोग कैमरे निकालने नहीं, कागज निकालने लगते थे। कुछ महिलाएं तो अपना दुख सुनाते हुए फूट फूट कर रो पड़तीं और कहतीं, मैडम, हम आप जैसी बेटियां नहीं बना सके, लेकिन आज आप में हमारी आत्मा दिखती है। और तब प्रज्ञा सिर्फ मुस्कराती नहीं थीं, वो उस महिला का हाथ पकड़कर कहतीं, अब आपकी बेटी भी न्याय पाएगी, चाहे वो जिंदा हो या उसकी आत्मा। उनके ऑफिशियल व्हाट्सएप पर अब दिन में 200 से अधिक शिकायतें आतीं और रात में वो बैठकर खुद पढ़तीं, हर एक लाइन, हर एक गम। कभी कभी रोतीं भी, लेकिन वो रोना किसी हार का नहीं था। वो उस दर्द को गले लगाने का तरीका था जिसे सिस्टम अब तक कुचलता रहा था। स्कूलों में जब लड़कियों से पूछा गया, बड़े होकर क्या बनना है, तो डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर के साथ एक नया जवाब आने लगा, प्रज्ञा मैडम। एक बार एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम स्नेहा था, अपने स्कूल के प्रोजेक्ट में प्रज्ञा की तस्वीर चिपकाकर बोली, मुझे भी वही बनना है जो लोगों को थप्पड़ नहीं, इंसाफ देती है। उस बच्ची की बात ने देश भर में दिल छू लिया। सरकारी सभाओं में अब नेताओं से ज्यादा लोग प्रज्ञा को सुनने आते। एक बार एक मंच पर एक विधायक ने मजाक में कहा, अब तो आपसे डर लगता है मैडम,
प्रज्ञा ने बहुत शांत स्वर में उत्तर दिया, आपसे डर लगे, ये काम तो जनता का है, मैं तो बस उन्हें उनकी आवाज लौटा रही हूं। उस वाक्य के बाद हॉल में सन्नाटा छा गया और फिर तालियों की गूंज देर तक गूंजती रही। इन्हीं दिनों केंद्र सरकार ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के एथिक्स सिलेबस में एक नया केस स्टडी जोड़ा, द प्राज्ञा मॉडल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी। इसके अंतर्गत बताया गया कि कैसे एक अफसर व्यक्तिगत जोखिम लेकर बिना किसी हिंसा या उग्रवाद के व्यवस्था में बदलाव ला सकती है। युवाओं ने इसे आदर्श की तरह पढ़ना शुरू कर दिया। कोचिंग सेंटरों में प्रज्ञा केस स्टडी एक नया चैप्टर बन गई। इन सब के बीच प्रज्ञा का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। उनकी निजी जिंदगी खत्म सी हो चुकी थी। न दोस्तों से बातचीत, न परिवार से मेल मिलाप। मां ने एक बार फोन पर कहा, बेटा तू तो अब हमारी भी नहीं रही। उस दिन प्रज्ञा पहली बार रोई, लेकिन फिर सिर झुकाकर बोली, अगर मैं किसी की नहीं रही तो शायद अब सबकी हो गई हूं। एक रात जब वो अपने दफ्तर में अकेली बैठी थीं, बाहर बारिश हो रही थी।